तो यहाँ पर दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे दो वर्ड्स आप यूज करते हैं, बाउंडेड और फाइनाइट, तो आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी सिग्नल को कहा बाउंडेड, तो बाउंडेड का मतलब हम देख चुके हैं कि जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक फाइनाइट रेंज में होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये दोनों ही इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है, ये जीरो वैल्यू है, तो जीरो से एक पॉजिटिव लिमिट तक और एक नेगेटिव लिमिट तक अगर सिग्नल हमारा आ रहा है तो ये दोनों ही लिमिट जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तो बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, बाउंडेड का मतलब ये हो गया एम्पलीट्यूड लाइज इन फाइनाइट रेंज। ठीक है, तो अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइनाइट रेंज में रहे हमेशा, चाहे टी की किसी भी वैल्यू के लिए हम देख लें, तो वैसे सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, बाउंडेड नाम देते हैं। लेकिन अब अगर फाइनाइट सिग्नल पूछा गया आपसे, तो फाइनाइट का मतलब फाइनाइट का मतलब यह है कि जो सिग्नल है, जो हमारा एक्स ऑफ टी अगर कोई सिग्नल है तो उसके कोफिशिएंट की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो उसको हम फाइनाइट कहेंगे। मतलब ये जो फाइनाइट वर्ड है ये किससे आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट फाइनाइट होना चाहिए तो सिग्नल को हम फाइनाइट कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a इंटू यू ऑफ टी, ठीक है, तो u ऑफ टी फंक्शन, हम ये u ऑफ टी को क्या जानते हैं, हम ये u ऑफ टी कैसा है, हमारा बाउंडेड सिग्नल है। अब ये फाइनाइट होगा या नहीं, जरूरी नहीं कि जो बाउंडेड सिग्नल है वो हमेशा फाइनाइट हो। ठीक है, u ऑफ टी फाइनाइट है, लेकिन उसका कोफिशिएंट हम कितना ले सकते हैं, हम कोफिशिएंट अगर इन्फिनिटी ले लें तो हम क्या कहेंगे, सिग्नल हमारा बाउंडेड तो है लेकिन कैसा है, इनफाइनाइट है। तो जो कोफिशिएंट आएगा, ये कोफिशिएंट किसको डिसाइड करेगा, ये हमारा जो कोफिशिएंट है इट डिसाइड्स फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये डिसाइड करेगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये दो चीजें आप और ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद जैसे सिस्टम्स के लिए हमने कनेक्टिविटी में देखा था, वो चीज भी आपको याद रहनी चाहिए हमेशा कि मान लीजिए हमारे पास सिस्टम्स हैं कुछ, जो सिस्टम्स कैसे हैं, लीनियर सिस्टम्स हैं या स्टैटिक सिस्टम्स हैं, कॉजल सिस्टम्स हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, और स्टेबल सिस्टम्स हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हमने एक से ज्यादा ऐसे सिस्टम्स को कैस्केड किया जो अपने आप में लीनियर है या स्टैटिक है या कॉजल है या टाइम इनवेरिएंट है या फिर स्टेबल है, तो ऐसे सिस्टम्स का कैस्केड कॉम्बिनेशन जो होगा, कैस्केड कॉम्बिनेशन ये जो होगा ये हमेशा ही क्या होगा, अगर दो लीनियर सिस्टम्स को कैस्केड किया है तो जो रिजल्टेंट सिस्टम होगा वो भी लीनियर होगा, अगर स्टैटिक को किया है तो वो भी स्टैटिक होगा, कॉजल को किया है तो वो भी कॉजल होगा, टाइम इनवेरिएंट को किया है तो ये भी टाइम इनवेरिएंट होगा, और स्टेबल को किया है तो ये भी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर हमने जिन सिस्टम्स को कैस्केड किया है, अगर वो सिस्टम्स अपने आप में दोनों ही सिस्टम्स क्या हो, नॉन लीनियर हो, अगर हमारे पास सिस्टम्स हैं जो नॉन लीनियर हैं या फिर डायनामिक हैं या फिर नॉन कॉजल हैं या फिर टाइम वेरिएंट हैं या फिर अनस्टेबल है, तो अब इनका जो कैस्केड कॉम्बिनेशन होगा, इफ टू सिस्टम्स विच आर नॉन लीनियर देन द कैस्केड कॉम्बिनेशन मे और मे नॉट बी लीनियर। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए अगर आप देखें कैस्केड कॉम्बिनेशन, इनका जो कैस्केड कॉम्बिनेशन आएगा वो मे और मे नॉट बी क्या, नॉन लीनियर है, तो इनका कैस्केड कॉम्बिनेशन लीनियर हो भी सकता है, लीनियर नहीं भी हो सकता। ऐसे ही स्टैटिक हो भी सकता है, स्टैटिक नहीं भी हो सकता। उसके बाद कॉजल भी हो सकता है कॉजल नहीं हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है। तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो नॉन कॉजल सिस्टम्स को हमने कैस्केड कर दिया तो सिस्टम का रिजल्ट हमेशा नॉन कॉजल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कॉजल भी हो सकता है, नॉन कॉजल भी हो सकता है। तो ये चीजें आप सिस्टम्स के लिए याद रखेंगे कि दो नॉन कॉजल या टाइम वेरिएंट सिस्टम मिलकर भी हमें क्या दे सकते हैं, एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो अब जैसे हम अगर बात करें स्टेबिलिटी, अभी तक जो हमने स्टेबिलिटी देखी वो कौन सी स्टेबिलिटी देखी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। तो अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है तो उसके केस में इंपल्स रिस्पांस पॉसिबल नहीं था, तो हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अगर सिस्टम कोई बाउंडेड इनपुट, अगर हमारा कोई सिस्टम अब कैसा है, अगर LTI सिस्टम है, तो LTI सिस्टम्स के केस में
impulse response stability criteria for LTI systems। क्योंकि इंपल्स रिस्पॉन्स आप सिर्फ किसके लिए डिसाइड कर सकते हैं? LTI सिस्टम्स के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई सिस्टम LTI है तो उसके लिए जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया है वो ये कहती है कि अगर हमने सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स लिया तो जो इंपल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए सिस्टम का वो टाइम के साथ डिक्रीज होना चाहिए। मतलब या आप सीधे ऐसे कह सकते हैं कि BIBO स्टेबिलिटी इंप्लाइज दैट द इंपल्स रिस्पॉन्स एट t टेंड्स टू इंफिनिटी मस्ट बी 0। मतलब यहां से फॉर अ सिस्टम टू बी BIBO बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो इंपल्स रिस्पॉन्स के टर्म्स में आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ t, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया implies that the impulse response must tends to 0 as the time tends to infinity। यही चीज n के केस में भी वैलिड होता। n टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ n की वैल्यू भी जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो दो और रिलेशन सेटिस्फाई होंगे। एक और रिलेशन, इसका मतलब कि अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ टाउ डी टाउ, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। इंपल्स रिस्पॉन्स देखिए BIBO स्टेबिलिटी क्या इंप्लाई करती है कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा उसकी वैल्यू टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है कि हमारा ये कोई सिस्टम है, अगर हमने इसमें इनपुट में अप्लाई किया x ऑफ t इज इक्वल्स टू डेल t इंपल्स फंक्शन, तब इसके लिए जो आउटपुट है हमारा उसी आउटपुट yt को आप क्या नाम देते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स ht नाम देते हैं। इंपल्स फंक्शन कैसा फंक्शन है? एट t इज इक्वल्स टू 0 बस हमारा ये फंक्शन है, वैल्यू कितनी भी थी। अगर आपने एक मोमेंटरी इनपुट देकर के सिस्टम को छोड़ दिया तो फाइनल केस में अगर आपने एक सिस्टम में इंपल्स अप्लाई कर दिया और आपने आउटपुट को छोड़ दिया तो अब क्या होना चाहिए? अगर सिस्टम प्रैक्टिकली स्टेबल सिस्टम अगर है तो उस रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपने अगर इनपुट हटा दिया तो धीरे धीरे आउटपुट भी हमारा क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो यही चीज कह रहे हैं हम कि अगर एक सिस्टम को बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल होना है तो उसके इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। ये तब ये चीज सेटिस्फाई होगी जब क्या होगा? अगर हमारे इंपल्स रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड को हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। मतलब यहां से देखकर आप और क्या कह सकते हैं कि जो h ऑफ t होना चाहिए, h ऑफ t मस्ट बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। ये क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। और अगर आप किसी फंक्शन के अंदर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर किसी फंक्शन को, तो इसका मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया अंडर दैट फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो टर्म हमने निकाला है ये चीज एक्चुअली क्या है? हमारी एरिया की वैल्यू है। तो एरिया ऑफ द फंक्शन, एरिया अंडर द फंक्शन इंपल्स रिस्पॉन्स, ये एरिया क्या होना चाहिए इंपल्स रिस्पॉन्स के अंदर का? लेस देन इंफिनिटी। मतलब ये एरिया क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो ये चीज हम कहेंगे कि सिस्टम के हमारे ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। ये कंटिन्यूअस के केस में लिखा है हमने, यही चीज आप डिस्क्रीट के केस में लिखते तो क्या हो जाती वैल्यू? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ n मस्ट टेंड्स टू 0 समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, या k इज इक्वल्स टू ले लें अगर हम h ऑफ k मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। और इसका मतलब कि जो एरिया है अंडर एरिया ऑफ h ऑफ n, ये एरिया हमारा क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो ये चीजें ये आपको पता होनी चाहिए इंपल्स रिस्पॉन्स के टर्म्स में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहां पर क्या होना चाहिए? इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, वैसे ही यहां से देखकर हम कहेंगे कि इंपल्स रिस्पॉन्स डिस्क्रीट के केस में क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे सिग्नल्स हैं, जितने भी एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और समेबल।
अगर कंटिन्यूअस के केस में है तो क्या क्या होंगे, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होंगे, और अगर डिस्क्रीट के केस में है तो ये सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, एब्सोल्युटली समेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब इससे आप इतना तो कह सकते हैं कि अगर इंपल्स रिस्पॉन्स आपको कोई एनर्जी सिग्नल के फॉर्म का दिख रहा है, जैसे h ऑफ टी इज इक्वल्स टू गिवन है अगर e टू द पावर माइनस एटी यूटी, तो आप जानते हैं e टू द पावर माइनस एटी कैसा है, यूटी एक एनर्जी सिग्नल है। तो अगर आपका एनर्जी सिग्नल है मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्युटली समेबल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनर्जी सिग्नल्स है इंपल्स रिस्पॉन्स अगर तो ही हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, ऐसा भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करें तो हमें वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, फाइनाइट मिलनी चाहिए, या फिर हम कहें कि एरिया अंडर द मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन h ऑफ t, ये एरिया की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। यहां पर भी आप मैग्नीट्यूड वर्ड ले सकते हैं कि जो एरिया होना चाहिए किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन h ऑफ n या h ऑफ t का, वो उसके अंदर का एरिया फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को आप अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप कंट्रोल सिस्टम में भी इंपल्स रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं हम, जैसे अभी हमने कहा BIBO स्टेबल, इंपल्स रिस्पॉन्स के थ्रू भी हम क्या चेक कर रहे हैं, BIBO स्टेबिलिटी ही चेक कर रहे हैं। तो BIBO स्टेबिलिटी का आप एक बहुत वाइड सेंस में थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, हम फाइनाइट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमने जो इनपुट अप्लाई किया वो इन्फिनिटी अगर नहीं है तो उसके कंडीशन में देखिए जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, देखिए टोटल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं कभी, तो जो टोटल रिस्पॉन्स होता है हमारा y ऑफ t, ये टोटल रिस्पॉन्स हमारा बना होता है हमेशा ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स प्लस yt स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये आपने देखा होगा, अभी हम इसकी बात करेंगे अभी हम, कि जो टोटल रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है, उसमें दो पार्ट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट होता है रिस्पॉन्स कुछ, और कुछ रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है। ट्रांजिएंट्स मतलब जो जैसे ही आपने, जैसे नेटवर्क में आप पढ़ते हैं कहीं पर भी कि जो जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई किया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो आउटपुट में वेरिएशन जब तक चलता रहेगा तब तक का जो स्टेट है वो आपका ट्रांजिएंट कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट अगर किसी सिस्टम को होना है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक एज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये बहुत ही गहरा कंटेनर है, बहुत गहरा मतलब बहुत ज्यादा गहरा कंटेनर है, और यहां पर एक बॉल रखी हुई है। अब ये बॉल अभी हमारे किस में है, स्टेडी स्टेट में। अगर आप यहां से कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे, आपने अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, जिस फोर्स की जो वैल्यू है अगर वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब आपने जो इनपुट अप्लाई किया वो कैसा इनपुट है, बाउंडेड इनपुट अगर आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अब अगर ये कंटेनर बहुत ही ज्यादा गहरा है तो आप फाइनाइट मैग्नीट्यूड का कुछ भी फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या होगा, बॉल कुछ देर के लिए ऊपर आएगी, फिर बॉल वापस यहां आएगी, फिर हो सकता है इधर थोड़ी देर ऊपर आए, ऐसा बॉल में मूवमेंट चलता रहेगा, लेकिन फाइनली फिर से बॉल कहां पर सेट हो जाएगी, आकर जहां बॉल थी उस जगह पर बॉल आकर फिर से सेट हो जाएगी, मतलब फिर से वो स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगी। तो ऐसे सिस्टम जो अपने स्टेडी स्टेट को रीच कर ले इनपुट अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम बाद, ऐसे सिस्टम्स को आप बोलते हैं स्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर ये कंटेनर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ये सिस्टम हमारा अगर ऐसा था, इसमें हम कितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स क्यों ना अप्लाई कर दें, लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड फाइनाइट है तो बॉल में कुछ टाइम तक तो ट्रांजिशंस होंगे, कुछ टाइम तक बॉल की पोजीशन चेंज होती रहेगी, लेकिन बॉल फिर से अपने आकर के स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इट इज एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे जो कंटेनर का साइज है वो अगर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, अब अगर यहां पर बॉल रखी हुई है, ठीक है, अब आप अगर यहां पर फोर्स अप्लाई करें तो सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कुछ फोर्स की, जिसके लिए बॉल कहां तक आएगी, उछलकर यहां तक आएगी। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं मैक्सिमम, तब तक बॉल हमारी वापस यहां से वापस अपने कंटेनर में आ रही है, फिर इधर आएगी, फिर से बॉल धीरे धीरे आकर के कहां सेट हो जाएगी, जहां थी, मतलब अपने स्टेडी स्टेट को वापस गेन कर लेगी। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, अगर हमने फोर्स कितने मैग्नीट्यूड तक अप्लाई किया, 5 न्यूटन या उससे कम का फोर्स अप्लाई किया। अगर हम फोर्स को 5 न्यूटन से ज्यादा बड़ा कोई फोर्स अप्लाई कर दें तो अब क्या होगा, बॉल उछलकर कहां चली जाएगी, इस कंटेनर के बाहर चली जाएगी। तो जब बॉल बाहर चली जाएगी तब वो अपने वापस अपने स्टेडी स्टेट को गेन नहीं कर सकती। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा, कुछ फाइनाइट इनपुट के लिए हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारा फाइनाइट है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा मैग्नीट्यूड का इनपुट अप्लाई कर दिया तो यही सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम्स को आप कहते हैं, देखिए जो हमने सिस्टम लिया
दिस सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। एब्सोल्युटली स्टेबल क्यों है? क्योंकि किसी भी फाइनाइट इनपुट के लिए, कितने भी मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन फाइनाइट इनपुट के लिए हमारा आउटपुट अपने वापस स्टेडी स्टेट में आ रहा है। लेकिन ये हमारा सिस्टम कैसा है? इसको हम कहते हैं इट इज मार्जिनली और कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। ये क्यों कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है? क्योंकि अगर हमारा जो इनपुट है, अगर हम इनपुट को फोर्स से लिख रहे हैं, तो अगर हम 0 से लेकर फोर्स की वैल्यू अगर हम 5 न्यूटन तक अप्लाई करेंगे तब तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम अपने इनपुट फोर्स की वैल्यू अगर हम 5 न्यूटन से बड़ी अप्लाई कर देंगे कोई वैल्यू, तब यही सिस्टम हमारा कैसा बिहेव करेगा? अनस्टेबल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, जो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए तो स्टेबल सिस्टम की तरह बिहेव करें, लेकिन उसके बाद क्या हो जाए? अनस्टेबल हो जाए। और एक तीसरा सिस्टम अगर आप एज्यूम करते हैं, सपोज हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होता, ठीक है, आप अगर यहां बॉल रखना चाहते तो एक तो आप रख नहीं पाएंगे, अगर बहुत मुश्किल से आपने बॉल रख भी दी, ठीक है, या आपने बॉल को किसी तरह से स्टेबल बना दिया, यहां पर बॉल टिक गई। अब अगर यहां पर 0 से बड़े मैग्नीट्यूड का कोई भी इनपुट आएगा, हर उस इनपुट के लिए बॉल क्या हो जाएगी? इस पोजीशन से गिर जाएगी नीचे, और वापस ये फिर से आकर अपने आप यहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिर से सेट हो सके। मतलब अब अगर इस सिस्टम में आपने कोई भी छोटे से छोटा इनपुट भी अगर अप्लाई कर दिया, तो इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो कभी अपने स्टेडी स्टेट में नहीं जा पाएगा। और ये सिस्टम क्या है इसलिए हमारा? इट इज एब्सोल्युटली अनस्टेबल सिस्टम। तो देखिए, जब आप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर आप मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स को अलग से डिफाइन करते हैं। मतलब मार्जिनली स्टेबल सिस्टम भी आप वहां लिखते हैं, लेकिन जो सिग्नल्स के केस में आप पढ़ते हैं, वहां या तो आप एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम की बात करेंगे या फिर अनस्टेबल सिस्टम की बात करेंगे। तो ये जो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स हैं, इन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स को भी हम क्या नाम देंगे? अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम मतलब हमारे सिर्फ कौन से सिस्टम्स होंगे? जो एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर इस चीज को हम देखें, अगर हमारा सिस्टम कैसा होगा? अगर एब्सोल्युटली स्टेबल होगा, तो एब्सोल्युटली स्टेबल के केस में जो इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है, जैसा हमने ये कंडीशन ली है। अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा, उस केस में h ऑफ t की वैल्यू एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अनस्टेबल है तो h ऑफ t की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट। अगर स्टेबल है तो h ऑफ t की वैल्यू एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या होगी? 0। लेकिन अगर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे h ऑफ t की वैल्यू एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ना तो 0 होगी ना तो इन्फिनिटी होगी। वो क्या होगी? कि उस 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू अगर है, ठीक है, तो वैसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? जिनके इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपको ना तो 0 मिले ना तो इन्फिनिटी मिले, मतलब वो सिस्टम क्या है? मार्जिनली स्टेबल। लेकिन सिग्नल्स में अगर पूछा जाए आपसे कि क्या वो सिस्टम स्टेबल है, तो हम बोलेंगे नो। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? कैसा सिस्टम है वो? अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से मिलकर बना होता है। और किसी सिस्टम के स्टेबल होने के लिए यह जरूरी है कि उसके ट्रांजिएंट पार्ट्स जो हैं वो टाइम के साथ वैनिश हो जाएं, जिससे सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट को रीच कर सके। और जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में पहुंच पाएगा, तभी वो सिस्टम क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। तो जैसे आपने एक क्लासिफिकेशन में इनपुट आउटपुट को 2 पार्ट्स में बांट दिया, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ऐसे ही आप yt को ऐसा भी लिखते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू cf प्लस pi। अगर हमारा आउटपुट किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से गिवन है, तो आप जानते हैं जब आप नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स आते हैं। एक CF, जिसके लिए आप कैसे फाइंड करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट्स निकलते हैं उनसे आप CF पार्ट फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके PI की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं? जैसे 1/fd इंटू जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होता है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये टर्म भी आता है वहां पर, ठीक है। तो या तो आउटपुट को हम ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में क्लासिफाई करते हैं, या तो हम आउटपुट को अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हम आउटपुट को एक और क्या नाम देते हैं? y ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 इनपुट रिस्पॉन्स प्लस 0 स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा yt है 0 इनपुट रिस्पॉन्स, मतलब अगर हमने लिखा कि y ऑफ t, इसके केस में अगर आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं अगर,
जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और दूसरा वर्ड अगर आपने यूज किया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स अगर है तो इसका मतलब ये किसके लिए है? इनपुट को अगर हमने क्या पुट कर दिया है? जीरो पुट कर दिया। जरूरी नहीं है एक्स ऑफ टी इनपुट हो, एक्स ऑफ एन हो सकता है, कोई और भी वैल्यू हो सकती है इनपुट की। तो अगर इनपुट जीरो पुट करके हम फाइंड करेंगे तब जो आउटपुट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और अगर इनिशियल कंडीशंस को हम जीरो पुट कर दें, अगर हमने क्या लिया? इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, तो उसके केस में जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब अगर हमारे इनिशियल कंडीशन जीरो हो तब जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स होगा ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। ये जो रिस्पॉन्स होगा ये किसकी वजह से होगा? इनिशियल कंडीशन की वजह से। और ये जो रिस्पॉन्स होगा ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। इनपुट की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, और जो स्टेट की वजह से सिर्फ रिस्पॉन्स आता है फॉर जीरो इनपुट उसको हम कहते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब अगर इसका हम और मीनिंग देखें तो यहां से जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को आप नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जो हमारे किसकी वजह से आ रहा हो? हमारे इनिशियल कंडीशंस की वजह से जो आ रहा हो। जब हमने इनपुट अप्लाई नहीं किया, बिना इनपुट अप्लाई किए सिस्टम का अगर रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को आप नेचुरल रिस्पॉन्स भी नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल रिस्पॉन्स। और इसको हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी नाम देते हैं, क्योंकि हमने इनपुट, हमारा क्या है? एक फोर्सिंग फंक्शन है, हमने सिस्टम को एक्साइट किया है किसके थ्रू? इनपुट के थ्रू। इसलिए हमारा वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम और क्या नाम देते हैं? फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो जो ट्रांजिएंट्स का पार्ट होगा ये ज्यादा जो मेनली डोमिनेट करेगा वो किस पार्ट को डोमिनेट करेगा? ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स जो मिलेंगे आपको वो ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स ये यहां से मिलेगा, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जब भी मिलेगा वो कहां से आ रहा होगा? कौन से पार्ट से? वो आपके हमेशा फोर्स्ड रिस्पॉन्स के पार्ट से आ रहा होगा। मतलब वो हमेशा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में से ही आपका क्या निकल के आएगा? यहां से आएगा आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, और जैसे आपने CF और PI की बात की, तो जो ये जो फंक्शन होगा ये आपको क्या देगा? आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको नेचुरल रिस्पॉन्स से मिलेगा, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट है वो आपको आपके जीरो स्टेट रिस्पॉन्स या फोर्स्ड रिस्पॉन्स या फिर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वाले पार्ट से मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे स्टेबिलिटी की आपने बात कर ली, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है। अब देखिए यहां पर कॉजल और नॉन कॉजल दो केसेस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। मतलब एक ही सिस्टम अगर हम उसका कॉजल इनवर्स लेंगे तब जो हमें इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा हो सकता है वो स्टेबल हो, और अगर हम उसी का नॉन कॉजल इनवर्स ले लें तो हो सकता है वही सिस्टम अनस्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी की बहुत सारी बातें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में या फिर जेड ट्रांसफॉर्म में हम अलग से करेंगे। यहां पर अभी जितनी मिनिमम चीज आपको ठीक है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए उसको हम फिर से डिस्कस अगर कर लें। जैसे आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं आप कि पोल्स हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई करने चाहिए, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल हो सकता है। यह स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब सिस्टम आपका कॉजल हो। ठीक है, कॉजल सिस्टम के केस में यह स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। जैसे कॉजल सिस्टम अगर हमने ले लिया तो फॉर कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल, अगर आप चार केसेस देखें जब आप राउथ सरे पढ़ते हैं या फिर उससे पहले भी जब इंपल्स रिस्पांस टेक्निक ही देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए कंट्रोल में, तो अगर ये चार केसेस हमारे पास बने हुए हैं, अगर ये एस प्लेन है, ये जे ओमेगा और ये सिग्मा की एक्सिस है, तो अगर पोल लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन कहीं भी लाई करें, चाहे एक पॉइंट पर एक पोल हो, एक पॉइंट पर दो पोल्स हो, मल्टीपल पोल्स हो या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हो, इन सारे कंडीशंस में जब तक पोल लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं तब तक सिस्टम हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है। ये किसके पोल्स की बात चल रही है? इंपल्स रिस्पांस ht होगा, उसका अगर आप ट्रांसफॉर्म ले लें तब जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगी? सिस्टम फंक्शन h ऑफ s। और उस h ऑफ s के पोल्स की बात हो रही है कि अगर पोल लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन कहीं भी लाई करें, चाहे वो रियल एक्सिस पर लाई करें सिंगल पोल, रियल एक्सिस पर मल्टीपल पोल्स हो, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हो, या इवन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ मल्टीपल पोल्स भी हो, तो भी सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। लेफ्ट हाफ साइड में कहीं पर भी पोल है, सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा।
उसके बाद आप सेकंड कंडीशन जानते हैं कि अगर पोल हमारा कहां आ गया, अगर जे ओमेगा एक्सिस पर पोल आ गया, अगर हमारे पास कहीं जे ओमेगा एक्सिस पर पोल आ गया, तो अगर जे ओमेगा एक्सिस पर सिंगल पोल है तब तक सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल। यह सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, अगर जे ओमेगा एक्सिस पर चाहे यहां पोल होता या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स भी होते, कैसे एक प्लस J2 और एक माइनस J2 पर पोल होता, तब भी सिस्टम क्या होता, मार्जिनली स्टेबल। जे ओमेगा एक्सिस पर क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड पोल्स नहीं होने चाहिए, तब तक सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। लेकिन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को भी आप एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं कह सकते। सिग्नल्स में अगर पूछा जाएगा दिस सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, तो आप स्टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज एन अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। कब तक, अगर इसके सारे पोल्स कहां लाई करें, इन लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कॉजल सिस्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई, मार्जिनली स्टेबल। और अगर आपको क्या दिख जाए, या तो मल्टीपल पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस, एक से ज्यादा पोल्स अगर आपको दिख जाए जे ओमेगा एक्सिस पर, चाहे यहां दिख जाए, चाहे फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीपल पोल्स दिख जाए, जे ओमेगा एक्सिस पर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा पोल्स अगर आपको दिख गए, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमेशा ही अनस्टेबल सिस्टम होगा। या फिर अगर आपको पोल्स राइट हाफ में कहीं दिख जाएं, तो भी सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, कॉजल सिस्टम के अनस्टेबल होने के लिए राइट हाफ साइड में पोल लाई करें, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर क्या लाई करें, मल्टीपल पोल्स एट सिंगल पॉइंट अगर लाई करते हैं, तो उन केसेस में सिस्टम हमारा क्या आता है, अनस्टेबल आता है। चलिए ठीक है, तो टोटल रिस्पॉन्स की बात कर लिया आपने, कॉजल सिस्टम्स के लिए स्टेबिलिटी की बात कर ली, जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं वो सभी चीजें यहां भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे कि अगर सिस्टम कॉजल है और उसको स्टेबल होना है, लैप्लास जब आप पढ़ेंगे यहां तो देखेंगे सिस्टम तभी स्टेबल हो सकता है जब उसकी आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करे। और अगर सिस्टम कॉजल होता है तो आप कहते हैं आरओसी विल बी राइट टू द राइट मोस्ट पोल। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें, इसके राइट में, सबसे राइट में कौन सा पोल है, सबसे राइट का पोल है ये। अगर इसके लिए हम आरओसी डिफाइन करेंगे तो इस पोल के बाहर का पूरा रीजन आरओसी में आएगा, तो उस केस में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। अब जैसे इस सिस्टम में अगर हमने देखा राइट मोस्ट पोल कहां पर है, जे ओमेगा एक्सिस पर ही है, तो इसके बाहर का रीजन अगर हम देखेंगे तो उसमें जे ओमेगा एक्सिस नहीं आएगा, इसलिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। यहां देख लें राइट मोस्ट पोल कहां है, जे ओमेगा एक्सिस के बाद है, यहां से अगर हम इसके बाद की चीज अगर लेंगे तो उसमें जे ओमेगा एक्सिस नहीं आएगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब अगर जैसे हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और अगर हम ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स की, जैसे मान लीजिए y ऑफ t अगर हमने लिख दिया, इट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 e टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 e टू द पावर माइनस 2 t, इस टाइप का अगर हमारा कोई ओवरऑल रिस्पॉन्स है, तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है जिसमें टाइम का टर्म आपको दिख रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये टाइम के साथ चेंज होगा। तो आउटपुट का जो पोर्शन टाइम डिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है, ऐसे पोर्शन को आप क्या नाम देते हैं, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स है। और जो पार्ट टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करे, तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये कौन सा रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और ये ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। तो अभी हमने क्या बात की, सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट में तब पहुंचेगा जब ट्रांजिएंट्स क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, मतलब जब ट्रांजिएंट्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ट्रांजिएंट जीरो कब होंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं e टू द पावर माइनस 4t लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कॉजल है, मतलब जो आउटपुट हमारा है वो t ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड है, मतलब हम t की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो अगर यहां माइनस साइन है t में, तब तो आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। e टू द पावर माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस साइन अगर है यहां पर, तब तो आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर यहां माइनस साइन नहीं होता, अगर ये सिर्फ e टू द पावर 4t होता और तब अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देते, तो ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाती, इनफाइनाइट। तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रांजिएंट्स तभी वैनिश होंगे जब t के कोफिशिएंट में जो चीज है उसमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव का साइन होना चाहिए। तो इसलिए, और आप ये भी जानते हैं कि जब हम सिस्टम फंक्शन लेते हैं h ऑफ s, जो वैल्यू होगी h ऑफ s, मान लीजिए इस टाइप की कोई वैल्यू है k इंटू एस प्लस बी अपॉन s इंटू एस प्लस ए,
तो इस एच ऑफ एस के जो पोल्स होते हैं, सपोज हमने लिख दिया एस प्लस ए इंटू एस प्लस सी, तो पोल्स कहां पर हैं? माइनस ए और माइनस सी पर। तो जो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस मिलता है किसी सिस्टम का, उस ट्रांजिएंट रिस्पांस के एक्सपोनेंशियल में जो टी के कोफिशिएंट्स आते हैं, ये जो वैल्यू है -2 और -4, एक्चुअली यही चीज क्या देते हैं आपको? ये कहां से आता है? ये पार्ट जो आपका सिस्टम फंक्शन होता है, उस सिस्टम फंक्शन के जो पोल्स होते हैं, उन्हीं पोल्स की लोकेशन आपको यहां पर मिलती है। तो अब अगर यहां से देखिए आप, अगर पोल्स नेगेटिव रियल पार्ट के होते तब तो ये पार्ट में यहां नेगेटिव साइन आता, यहां नेगेटिव आता, तब हमारा सिस्टम क्या हो जाता? टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये ट्रांजिएंट रिस्पांस टेंड्स टू 0 हो जाता और सिस्टम हमारा क्या होता? स्टेबल होता। लेकिन अगर ये चीज नेगेटिव नहीं होती, अगर मतलब पोल कहां लाई करते? +2 पर या +4 पर, तो ये पार्ट्स की वैल्यू टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट हो जाती, इसलिए सिस्टम हमारा क्या होता? अनस्टेबल होता। तो इसलिए अभी जो ये लोकेशंस आपने शो की हैं, इन सभी में आपको रियल पार्ट की वैल्यू क्या दिख रही है? नेगेटिव। लेफ्ट हाफ में हमने ले रखा है मतलब नेगेटिव। तो अगर पोल नेगेटिव वैल्यूज के हैं तो पावर में नेगेटिव टर्म आएगा, सिस्टम के ट्रांजिएंट्स क्या होंगे? वेनिश होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, एक और चीज क्या फॉलो होनी चाहिए कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई टी का जो ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स है वो पार्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तभी ट्रांजिएंट्स वेनिश होंगे, तभी हम कहेंगे सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा। तो ट्रांजिएंट्स वेनिश होने के लिए आपने देखा कि जो ट्रांजिएंट्स पार्ट होता है रिस्पॉन्स का, उसके एक्सपोनेंशियल में जो पावर आता है टी का कोफिशिएंट, वो डायरेक्टली पोल्स की लोकेशंस होती हैं। तो अगर पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन लाई करेंगे तभी हमारा सिस्टम क्या हो सकता है? स्टेबल। ये सब किसके केस में बात कर रहे हैं हम? कॉजल के केस में बात कर रहे हैं। तो अब जो स्टेबिलिटी की कंडीशन है, जो हमें मेनली यहां सिस्टम सिग्नल सिंथेसिस में पढ़ना है, वो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पांस होना चाहिए उसकी वैल्यू टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जानी चाहिए? 0। सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस कैसा होना चाहिए? मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए उसका वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम एरिया फाइंड करें इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर द फंक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ टी, तो वो एरिया कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। यही चीजें डिस्क्रीट के केस में भी हैं। तो हमने ये कहा कि जो मोस्टली जो एनर्जी सिग्नल्स जो होते हैं वो सभी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं। तो एच ऑफ टी अगर आपका कोई एनर्जी सिग्नल के फॉर्म का दिख रहा है तब तो वो सिस्टम क्या होगा? एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि नहीं है तो नहीं हो सकता। जैसे अगर आप एक केस कंसीडर करें, सपोज ये हमारा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए अगर हमने कहा कि x ऑफ t और ये आउटपुट yt है, तो अगर हमारे पास रिलेशन गिवन है yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t, ठीक है। आप देखिए ये सिस्टम एलटीआई सिस्टम है, देख भी चुके हैं हम कि ये सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि अगर हम इनपुट बाउंडेड लेंगे तो आउटपुट भी बाउंडेड होगा, क्योंकि डायरेक्टली आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट है। इसको इंपल्स रिस्पांस स्टेबिलिटी के थ्रू अगर आप करना चाहते, दोनों तरफ लैप्लास ले लीजिए तो क्या वैल्यू मिलेगी? y ऑफ s इज इक्वल्स टू x ऑफ s। इनका रेशियो ही लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? h ऑफ s मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। क्या वैल्यू मिली? 1। इसका मतलब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कितना है? 1 है। अब अगर इसका हमें इंपल्स रिस्पांस चाहिए तो हम इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे, तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या देगा हमें? h ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या देगा? डेल t देगा। तो अब अगर हम इसको देखकर बताना चाहते हैं कि क्या हमारे अगर सिस्टम के इंपल्स रिस्पांस की वैल्यू अगर इंपल्स फंक्शन के बराबर है तो ये सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं। अगर हम इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल कैसा है हमारा? डेल टी आप जानते हैं इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स, ठीक है। तो ये पावर एनर्जी दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए देखें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ टाउ डी टाउ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टाउ डी टाउ। और आप जानते हैं इंपल्स फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब आप इस इंपल्स फंक्शन का एरिया फाइंड कर रहे हैं। और डेफिनेशन ऑफ इंपल्स फंक्शन से ही हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टाउ डी टाउ की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब एरिया अंडर द इंपल्स फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर इसके पीछे कुछ कोफिशिएंट नहीं लिखा तो एरिया की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इंपल्स रिस्पांस है हमारा वो एब्सोल्युटली समेबल है, क्योंकि ये जो 1 वैल्यू आई है ये क्या है? लेस देन इन्फिनिटी है। तो इसलिए ये जो सिस्टम होगा हमारा इंपल्स रिस्पांस एब्सोल्युटली समेबल है, इंटीग्रेबल है, इसीलिए हमारा ये सिस्टम कैसा होगा? एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा।
ये सिस्टम हमारा कैसा है? एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां हमने देखा कि एच ऑफ टी की वैल्यू क्या मिली हमें? डेल टी मिली, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास होता कोई सिस्टम जिसके लिए डायरेक्टली आपको एच ऑफ टी गिवन e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम इसके अंदर का एरिया फाइंड करें, रियल सिग्नल है, इसके लिए अगर आप इसके अंदर का एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ टाउ डी टाउ, तो ये वैल्यू क्या होती? ut लगा हुआ है। देखिए यहां से देखकर सबसे पहले क्या समझ जाना था आपको, अगर ht गिवन है मतलब सिस्टम क्या है? LTI सिस्टम है, उसमें भी अगर ht में ut लगा हुआ है मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है? ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0, मतलब ये सिस्टम कैसा है? कॉजल भी है। तो ये जो आपके पास सिस्टम गिवन है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखते ही उसके लिए अलग से टाइम नहीं लेना, आपको इतनी प्रैक्टिस में रहना है कि आपको जैसे ही ht दिखा इतना, इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि इट इज अ कॉजल LTI सिस्टम। ut लगा हुआ है ht में, इसका मतलब कॉजल है, और ht डिफाइंड ही किसके लिए होता है? LTI सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। तो इतनी चीज तो आपको देखकर समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर इसके लिए स्टेबिलिटी पूछी गई है तो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है कि अगर हम इस इंपल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर सके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वैल्यू फाइनाइट अगर आएगी तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ut लगा हुआ है तो लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी की जगह पर क्या कर लिया हमने? 0, और e टू द पावर माइनस ए टाउ डी टाउ, अगर आप ये करेंगे तो ये वैल्यू आप देखेंगे क्या आती है? वैल्यू 1 अपॉन ए। ये जो एरिया की वैल्यू आएगी ये कितनी मिलेगी आपको? 1 अपॉन ए मिलेगी। तो अगर ये एरिया हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, मतलब अगर हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, एरिया अगर लेस देन इंफिनिटी आ रही है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? हमारा एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही कुछ सिस्टम्स लेंगे, LTI सिस्टम्स, इंपल्स रिस्पॉन्स डिफाइन करेंगे। इंपल्स रिस्पॉन्स या तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा? आप डायरेक्टली देख लीजिए इंपल्स रिस्पॉन्स का शेप, इसको हम इतना निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हम क्या देख लेते, इस इंपल्स रिस्पॉन्स का शेप देख लेते। ये इंपल्स रिस्पॉन्स का शेप हमें कैसा दिख रहा है? e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये हमारा एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। तो जैसे ही आपने देखा कि अगर हम इसमें t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दें तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर हमारे h ऑफ t की वैल्यू 0 हो रही है एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपको ये चीज भी चेक करके देखने की जरूरत नहीं थी कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है या नहीं है। आप इस फंक्शन को देखते ही कह सकते थे कि अगर इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा है तो सिस्टम कैसा होगा? एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। तो अब हमारे पास जब कोई इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू t टेंड्स टू इंफिनिटी पर या t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर इंफिनिटी आ रही है t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू, तो सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। अगर 0 और इंफिनिटी दोनों ही नहीं आ रही, मतलब अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही, तो क्या कहेंगे हम? सिस्टम कैसा है हमारा? मार्जिनली स्टेबल है। तो अब हम अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा हमने टाइम ले लिया इन चीजों को डिस्कस करने में, पर अब आप एक साथ एक से जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे सारे क्वेश्चंस आपसे देखते ही सॉल्व हो जाने चाहिए। तो जैसे अभी आपने देखा इंपल्स रिस्पॉन्स टाइम के साथ अगर 0 भी नहीं हो रहा है टेंड्स टू इंफिनिटी पर, जैसे अगर हमने केस ये ले लिया कि अगर h ऑफ n की वैल्यू है, h ऑफ t के केस में अगर हम देखें कंटिन्यूअस के केस में, तो h ऑफ t अगर हमारा u ऑफ t है, तो इस u ऑफ t का शेप आपने देख लिया कि u ऑफ t ना तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 हो रहा है, ना तो वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है, कहां पर? 1 पर। ये हमारा h ऑफ t इज इक्वल्स टू ut है। तो जैसे ही आपने देख लिया वैल्यू फाइनाइट है, 0 भी नहीं इंफिनिटी भी नहीं, मतलब ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा? एक्चुअली ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन अगर आपसे एब्सोल्युटली स्टेबल और अनस्टेबल पूछा गया तो आप इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल कहेंगे। यही चीज h ऑफ t इक्वल्स टू ut नहीं देकर आपके पास ऐसा भी हो सकता था गिवन कि आपको yt और xt के बीच का रिलेशन गिवन होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। देखिए यही चीज हमारे h ऑफ t इक्वल्स टू ut को भी रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये yt और xt का रिलेशन अगर आपको गिवन था, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिख रहा है, यहां पर t है वैल्यू, लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, इतना हम जानते हैं। अगर हम दोनों तरफ लैप्लास ले लें तो y ऑफ s की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? xt का लैप्लास अगर x ऑफ s हो तो इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t dt फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू t, इसके लिए लैप्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी? x ऑफ s अपॉन s। तो यहां से अगर हम अपना सिस्टम फंक्शन देखते तो h ऑफ s की वैल्यू क्या होती? y ऑफ s अपॉन x ऑफ s
दैट इज इक्वल्स टू 1/s। तो यहां से भी आप देख सकते थे कि h ऑफ s की वैल्यू 1/s आ गई। अगर आप इसका इनवर्स ले लेते तो ht की वैल्यू आपको मिल जाती। ये 1/s का इनवर्स लैप्लास क्या होता है? ut। ठीक है, तो अगर आपके पास सिस्टम अगर गिवन था इस फॉर्म में, तो इसको देखकर भी आप जानते हैं बताना कि ये सिस्टम स्टेबल होगा। आप अगर यहां पर क्या ले लें, ये सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि अगर आपने ut ले लिया इसकी जगह पर, xt की जगह पर, तो यह हमें फंक्शन क्या मिल जाता है? रैंप फंक्शन। तो आउटपुट हमारा अनबाउंडेड है। ठीक है, यहां से आप और देखकर बता सकते थे कि अगर आपने h ऑफ t फाइंड नहीं किया होता, आपने h ऑफ s फाइंड किया होता, h ऑफ s की जगह पर आपको क्या दिखी चीज? 1/s। मतलब h ऑफ s में एक पोल कहां पर लाई कर रहा है? एट ओरिजिन। तो हमने कंडीशन देख ली, जब तक हमारे कॉजल सिस्टम में सारे पोल्स लेफ्ट हाफ में होंगे तभी तक सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। एक भी पोल इमेजिनरी एक्सिस पर आ गया तो सिस्टम क्या हमारा? मार्जिनली स्टेबल है। और केसेस कंसीडर करते जाइए। सपोज हमारे पास h ऑफ t अगर गिवन होता t इंटू ut, आप सिंपल इसका बस शेप देख लीजिए। h ऑफ t की वैल्यू क्या होती जा रही है? t के साथ बढ़ती जा रही है। ut मतलब इधर हमें ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ड्रॉ करना है। क्या दिख रहा है? वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमारे इंपल्स रिस्पांस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो यहां से देखकर ही आप कह देते कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, आप अगर वैसे नहीं अगर कहना चाहते, h ऑफ t आपको गिवन है तो h ऑफ s आप फाइंड कर सकते हैं। h ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? t ut का लैप्लास मतलब 1/s²। तो यहां से देखकर भी आपको दिख गया कि h ऑफ s में दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स कहां लाई कर रहे हैं? ये सिग्मा और जे ओमेगा की एक्सिस एस प्लेन में। तो अगर हमें मल्टीपल पोल्स दिख रहे हैं ऑन जे ओमेगा एक्सिस, एट ओरिजिन हमारे पास दो पोल्स हैं, तो ये सिस्टम भी क्या होता है? यहां से देखकर भी आप कह सकते थे सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, यही केस h ऑफ t अगर हमारा पैराबोलिक फंक्शन होता है t²/2 ut, तो इसके केस में भी आप या तो डायरेक्टली यहां से देखकर बता दीजिए ut है मतलब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। और अगर हमने t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये फंक्शन कैसा है? h ऑफ t पैराबोलिक इनपुट है, ये मतलब पैराबोलिक फंक्शन है। h ऑफ t टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। यहां से देखकर भी कह सकते थे अनस्टेबल है। या फिर अगर आप इसका लैप्लास ले लेते तो h ऑफ s की क्या वैल्यू मिलती है आपको? 1/s³। आपने फिर से देखा सिस्टम में तीन पोल्स हैं, मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन, ये सिग्मा और जे ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर आपने देखा तो फिर से आप कह सकते थे एक से ज्यादा पोल्स आ रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल। नॉर्मली आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि t टू द पावर n u ऑफ t, इसके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n/s टू द पावर n+1। तो अगर यही सिस्टम होता हमारा, h ऑफ t की वैल्यू गिवन होती है अगर t टू द पावर n ut इस फॉर्म का कोई भी सिग्नल, तो उसके लिए हम जानते हैं h ऑफ s की वैल्यू हो जाती 1 फैक्टोरियल n/s टू द पावर n+1। मतलब कितने पोल्स हैं ओरिजिन पर? n+1 पोल्स हैं। और एक से ज्यादा पोल्स ओरिजिन पर आ गए, या एक भी पोल अगर ओरिजिन पर आ गया, जे ओमेगा एक्सिस पर पोल आ गया, तो सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं हो सकता। एक से ज्यादा पोल्स हैं तब तो अनस्टेबल होगा ही होगा। तो इस केस में, सभी केसेस में आप बता सकते हैं सिस्टम क्या हमारा? अनस्टेबल है। चाहे यहां से देखकर बता दीजिए कि t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, या फिर उसके सिस्टम के पोल्स की लोकेशन को देखकर बता दीजिए तो भी बता सकते हैं सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गिवन होता है h ऑफ t इज इक्वल्स टू सपोज सिग्नम ऑफ t। ठीक है, सिस्टम के स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है? जो हमारा इंपल्स रिस्पांस टाइम के रिस्पेक्ट में देखे तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाना चाहिए, या फिर उसके मैग्नीट्यूड के अंदर का जो एरिया होना चाहिए, अगर आप लिखते हैं कि एब्सोल्युटली स्टेबल के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ टाउ डी टाउ, ये वैल्यू अगर हमारी फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब एरिया अंदर मैग्नीट्यूड फंक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t, इसका जो एरिया होना चाहिए, ये एरिया क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिग्नम ऑफ t को देखते तो सिर्फ सिग्नम ऑफ t अगर आप देखें तो सिग्नम ऑफ t ये फंक्शन है जिसकी वैल्यू -1 for t लेस देन 0 एंड +1 for t ग्रेटर देन 0, ये हमारा फंक्शन है सिग्नम ऑफ t। अगर आप सिग्नम ऑफ t के लिए बात करें तो इसका जो एरिया होगा सिग्नम ऑफ t का एरिया ऑफ सिग्नम ऑफ t, तो यहां से तो देखकर हमें क्या लग रहा है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल एरिया जो होगी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखकर हमें दिख रहा है कि सिस्टम हमारा स्टेबल होना चाहिए अगर उसके लिए h ऑफ t की वैल्यू सिग्नम ऑफ t के बराबर है।
लेकिन हमें किसका एरिया लेना है, फंक्शन का एरिया नहीं, हमें मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ एच ऑफ टी के अंदर का एरिया देखना है। तो ये आपने सिग्नम ऑफ टी ड्रॉ किया था, अगर आप यही ड्रॉ करते टी के रिस्पेक्ट में मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ टी, तो अब ये फंक्शन कैसा होता, जहां ये नेगेटिव था उसका भी मैग्नीट्यूड आपको +1 मिलेगा, और जहां ये 1 था उसका मैग्नीट्यूड तो 1 मिलेगा ही, मतलब ये हर जगह क्या दिख रही है, वैल्यू 1 है। अब अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -∞ टू +∞, मतलब अगर आप देखें एरिया अंडर मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ टी, तो अब ये एरिया की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इन्फिनिटी। तो अगर एरिया इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का इंपल्स रिस्पॉन्स, तो देयरफॉर सिस्टम हमारा कैसा है, अनस्टेबल है। यहां से देखकर भी कह सकते थे, अगर यहां से देखते आप तो t टेंड्स टू +∞ पर भी वैल्यू 0 नहीं हो रही, वैल्यू कितनी है, 1 है, या t टेंड्स टू -∞ पर भी वैल्यू 0 नहीं हो रही, वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स अगर हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स हैं, तो उनके लिए आपको ट्रांसफॉर्म के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर h ऑफ t गिवन होता a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ, आप जानते हैं ये फंक्शन कैसा होता है, -τ/2 से लेकर τ/2 तक t के रिस्पेक्ट में वैल्यू है a, ये है हमारा फंक्शन h ऑफ t। तो इस h ऑफ t, ये मैग्नीट्यूड भी अगर देखें तो रियल फंक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, a मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके लिए अगर आप एरिया देखें तो एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t इट इज इक्वल्स टू a इंटू टाउ। तो a टाउ जो एरिया है वो लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसलिए सिस्टम हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा। या फिर आप यहां से देखकर भी कह सकते थे कि h ऑफ t की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कितनी दिख रही है आपको, सिर्फ ये वैल्यू इसी ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रही है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी है, 0, तो फंक्शन क्या होगा, मतलब जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जितने भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे आपको बस देख लेना है कि h ऑफ t की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इसी में आपने ले लिया होता h ऑफ t इज इक्वल्स टू a ट्राइंगल ऑफ t अपॉन टाउ, ये भी आप जानते हैं इस फॉर्म का हमारा ये सिग्नल है, फ्रॉम -∞ टू प्लस, ये वैल्यू -τ से लेकर टाउ तक t के रिस्पेक्ट में वैल्यू है a, ये हमारा सिग्नल है h ऑफ t। तो h ऑफ t फंक्शन फिर से आपको दिखा t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 है, मतलब फंक्शन जो होगा, सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। अगर आप ऐसे देखते हैं कि इसका जो एरिया है, क्योंकि ये भी हमारा रियल फंक्शन है, तो इसके लिए भी अगर आप देखें एरिया अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t, तो इस एरिया की वैल्यू भी कितनी है, फिर से a टाउ है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एरिया जो है हमारा ये क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर -πt², ये कौन सा फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन। तो आप अगर इस फंक्शन को देखें तो इसका शेप आप जानते हैं, ये इस टाइप का बेल शेप का फंक्शन होता है, ये आपका h ऑफ t है विद रिस्पेक्ट टू t। फिर से आपने देखा दोनों ही तरफ वैल्यू जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होकर क्या हो रही है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो मतलब ये भी जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा। आप इसके लिए अगर वैसे भी देखें तो जो एनर्जी होती है इसकी या फिर एरिया होती है, जैसे आप एरिया की अगर बात करें तो इसके लिए एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ मॉड ऑफ h ऑफ t, आप जानते हैं इसके लिए एरिया की वैल्यू 1, फिर ये वैल्यू फाइनाइट है, तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा है, जो सिस्टम होगा इस फंक्शन से रिप्रेजेंटेड, वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अगर आपने ले लिया होता सपोज h ऑफ t इज इक्वल्स टू सिंक ऑफ t, देखिए सभी वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव में थी तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमें सेम फंक्शन मिल रहा था, ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव थी तो मैग्नीट्यूड और ये फंक्शन दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन जैसे अगर आप सिंक ऑफ t देखेंगे तो सिंक ऑफ t के लिए एरिया डिफाइंड है, सिंक ऑफ t का एरिया कितना होता है, 1। तो लेकिन अगर आप सिंक ऑफ t सिग्नल देखें तो ये सिग्नल कैसा होता है, ये इस टाइप का डिकेइंग एटेन्यूएटिंग सिग्नल है हमारा, ये हमारा सिग्नल है सिंक ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब हमें अगर इस फंक्शन को देखा हमने तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमें h ऑफ t के अंदर का एरिया नहीं चाहिए, हमें किसके अंदर का एरिया चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t के अंदर का एरिया चाहिए। तो अगर आप यहीं इसके नीचे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें t के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक ऑफ t, मॉड ऑफ सिंक t के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस टाइप का आपको ये
ग्राफ मिलेगा। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी टाइम के साथ क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। इस टाइप का आपको फंक्शन मिलेगा। तो अब आप इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये अभी भी टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। मतलब जो एरिया आएगा इसका जो एरिया होगा, ये एरिया मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी। जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इन्फिनिटी आएगा। आप यहां से देखकर भी बता सकते थे कि अगर हमारा ये h ऑफ t फंक्शन है, एरिया चाहे कुछ भी आए, यहां से हमने देख लिया कि एरिया फाइनाइट आएगी वैल्यू, यहां से भी आप देख सकते थे कि फंक्शन अल्टीमेटली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अगर किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन, तो वो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। यहां से देखकर आप इसको देखकर बता सकते थे, लेकिन एरिया यहां से देखकर नहीं कहता कि इसका एरिया 1 है इसलिए हमारा ये सिस्टम स्टेबल होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एरिया हमें किसका देखना पड़ता है, मॉड ऑफ x ऑफ t, h ऑफ t फंक्शन का देखना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t फंक्शन ये हमारा फंक्शन है। अब जैसे मान लीजिए इसी में हम अगर केस ले लें, जैसे अगर हमारा फंक्शन होता h ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ओमेगा t, ठीक है, या तो आप इसका यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते या फिर इसके साथ ही हमने लिख दिया इनटू u ऑफ t। अब अगर हम ये फंक्शन देखें cos ओमेगा t फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, cos फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, -1 और +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो फिर से अगर इंपल्स रिस्पॉन्स t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं हो रहा, मतलब और फाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट भी नहीं होगा, तो ये सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। लेकिन इसको हम स्टेबल या अनस्टेबल में से कोई एक चुन के बताना हो तो क्या बोलेंगे हम, इट इज अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे आप, और कैसे समझ सकते थे, अगर आप h ऑफ s निकालते तो h ऑफ s की वैल्यू क्या होती, ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, 2 पोल्स हैं, कहां पर हैं पोल्स, एट इमेजिनरी एक्सिस प्लस माइनस j ओमेगा। इसके लिए अगर आप पोल्स ड्रॉ करते तो पोल्स की लोकेशन क्या है, एक पोल प्लस j ओमेगा पर है और दूसरा पोल माइनस j ओमेगा पर है। तो जैसे ही आपके इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स आ गए तो सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है, मार्जिनली या फिर अनस्टेबल सिस्टम हो सकता है। तो यहां से देखकर भी आप बता सकते थे कि जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब जैसे cos ओमेगा t के लिए आप इसको ऐसे अगर देखकर कहना चाहते एरिया के टर्म्स में बात करके, तो अगर हम यूनिलैटरल की बात कर रहे हैं अगर, तो यहां पर ut लगा हुआ है। आप सिंपल अगर cos का फंक्शन देखें तो ये हमारे cos के फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारा cos का ग्राफ है, ठीक है। ठीक से नहीं बना पा रहा हूं, बोर्ड नीचे आ गया थोड़ा, बोर्ड में हम नीचे हैं। अब इसके लिए अगर आप मैग्नीट्यूड देखते, ये तो हमारा क्या फंक्शन, cos ओमेगा t। अगर आप मॉड ऑफ cos ओमेगा t देखते तो वो फंक्शन कैसा आता, मॉड अगर आप ले लेंगे तो ये वैल्यूज कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं दिखेंगी t के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर इस फंक्शन का आप एरिया देखते, cos ओमेगा t के अंदर का अगर आप एरिया देखते तो ये एरिया की वैल्यू कितनी होती, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है उसमें इसमें उतना ही क्या है, नेगेटिव एरिया है। तो यहां तो एरिया की वैल्यू 0 है, यहां से देखकर आपको लगता है कि सिस्टम स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉड ऑफ cos t का ग्राफ ड्रॉ करें, cos ओमेगा t का, तो आपको दिखेगा सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो गई हैं, पॉजिटिव। अब जो एरिया होगा इसके अंदर का, ये एरिया कितना होगा, इनफाइनाइट। तो अगर एरिया फाइनाइट नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ t के अंदर का, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। ये ut लगा हुआ है तो आपको इस तरफ ड्रॉ नहीं करना था, सिर्फ इस तरफ का भी ड्रॉ अगर आप करते तो 0 से इन्फिनिटी तक अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव एरियाज मिल रहे हैं, मतलब आपका ओवरऑल एरिया की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ऐसे जितने भी सिस्टम्स आपको इंपल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंटेड दिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर -at साइन ओमेगा t ut। इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करेंगे, आप जानते हैं इसका शेप e टू द पावर -at का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर साइन का फंक्शन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये फिर से आपको कैसा दिख रहा है, h ऑफ t। जो h ऑफ t क्या है, टाइम के साथ डिक्रीजिंग नेचर का है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाने वाली है, 0। तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। या तो आप ऐसे कह सकते थे, या फिर अगर आप इसका लैप्लास कैलकुलेट कर लेते, तो आप जानते हैं e टू द पावर -at साइन ओमेगा t ut के लिए लैप्लास की वैल्यू ओमेगा अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लैप्लास की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आप यहां से पोल्स की लोकेशन फाइंड करते तो पोल्स की जो लोकेशन आती वो पोल्स आपको मिलते पोल्स एट माइनस ओमेगा प्लस माइनस जे ए, इन जगहों पर आपको पोल्स मिलते। तो फिर से रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब पोल कहां लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो इसलिए सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या होता है, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, एरिया आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको इस फंक्शन के अंदर का एरिया चाहिए तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s = 0 अगर आप पुट कर दें तो यहां से भी आपको उस फंक्शन के अंदर का एरिया मिल जाता है। तो वो एरिया भी आप देखेंगे, वो एरिया की वैल्यू भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो इसलिए अगर हमने ऐसा और सिस्टम्स डिफाइन कर दिए कि h ऑफ t अगर हमारा और क्या होता, e⁻−at cos ωt होता, ut, ये फंक्शन भी क्या होता, स्टेबल होता, क्योंकि टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो रही है। h ऑफ t कोई भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल e⁻−at ut हो, या फिर e⁻at u ऑफ -t हो, या फिर e⁻−a mod ऑफ t हो, ये सभी जितने भी हैं ये सभी फंक्शंस क्या होंगे, अगर आप देखें e⁻−at कैसा ग्राफ होता है, ये e⁻−at, ठीक है, e⁻at u ऑफ -t, ये ग्राफ है e⁻at u ऑफ -t का। ठीक है, e⁻at u ऑफ -t, दोनों ही केसेस में क्या दिख रहे हैं, डिकेइंग फंक्शंस हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी या -∞ पर वैल्यूज 0 हो जाएंगी। e⁻−a mod ऑफ t का ये ग्राफ है, ये देखा है आपने। लेकिन किन केसेस में ड्रॉ कर रहे हैं हम ये सभी चीजें, जब जो a है हमारा, उस a की वैल्यू क्या है, यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी जो वैल्यूज आती हैं e⁻−at, ये सभी चीजें e⁻−a mod ऑफ t का ग्राफ। तो मतलब ये सभी जो है ये t की वैल्यूज, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये सारी वैल्यूज आपको क्या होती दिख रही हैं, 0 होती दिख रही हैं। इसलिए जितने भी सिस्टम्स हैं जो इस रिलेशन से डिफाइंड होंगे कि ht = this और ht = ये वैल्यू हो, या फिर ht की वैल्यू e⁻−a mod ऑफ t हो, ये सभी सिस्टम्स क्या होंगे, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम्स होंगे। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रीट के केस में अगर थोड़ी सी हम बात करें, डिस्क्रीट के केस में भी क्या रिलेशन फॉलो होना चाहिए, फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स मैग्नीट्यूड अगर हम देखें समेशन k = -∞ to +∞, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ k, तो ये h ऑफ k का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब ये एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें केस ले लीजिए, सपोज अगर हमने ले लिया h ऑफ n = del n, अगर h ऑफ n del n है तो आप अगर देखेंगे समेशन k = -∞ to +∞, मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ n, इसका समेशन तो क्या आएगी वैल्यू, समेशन k = -∞ to ∞ del ऑफ k, और इस del ऑफ k की वैल्यू आप जानते हैं, ये जो आपने निकाला है इसका क्या मतलब है, एरिया अंडर इंपल्स फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम इंपल्स फंक्शन। तो आप जानते हैं इस एरिया की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब फिर से अगर ये एब्सोल्युटली समेबल आ गया तो ये जो सिस्टम होगा h ऑफ n = del n, ये सिस्टम कैसा होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, अब इसी में अगर आप ले लेते hn = un, अगर हमने hn = un ले लिया तो अब अगर इस चीज की वैल्यू हम फाइंड करें, समेशन k = -∞ to ∞ h ऑफ n का मैग्नीट्यूड, तो अब अगर हम देखें un है हमारा सिग्नल, तो hn हमारा 1 होगा, कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। un है तो 0 से इन्फिनिटी, तो ये लोअर लिमिट को हम चेंज करके लिख सकते हैं समेशन k = 0 to ∞, उस बीच में हमारे h ऑफ n की वैल्यू कितनी है, n की हर वैल्यू के लिए 1 है। अब अगर आप इसको सम करेंगे तो मतलब k = 0 पर भी ये फंक्शन 1, k = 1 पर भी 1, 2 पर भी 1, अप टू ये 1 कितने टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, इनफाइनाइट। तो इसलिए जो फंक्शन है हमारा ये क्या है, जो सिस्टम होगा हमारा इस रिलेशन से रिप्रेजेंटेड, वो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसे भी आप देखकर कह सकते थे un है, h ऑफ n 0 नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। अब इसके साथ आपने जैसे देखा था कि अगर हमारा कोई h ऑफ n अगर हमारा इस फॉर्म का है a⁴n u ऑफ n, ठीक है, तो अगर हमारा ये a, हमने देखा था कि ये जो सिग्नल्स होते हैं a⁴n u ऑफ n, ये सिग्नल अगर a < 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर 0 और 1 के बीच में है, 0 से मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू अगर 1 के बीच में है,
तो हमारा ये सिग्नल क्या होता है, बाउंडेड सिग्नल होता है। उस केस में ये हमारा सिग्नल कैसा होता है, बाउंडेड सिग्नल होता है। और इसके लिए हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी आती है, 1/1 माइनस ए आती है। और अगर हमारे इस मॉड ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो अब हमारा ये सिग्नल कैसा है, अनबाउंडेड। इसके केस में हमने देखा था अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल भी होता है, ठीक है। ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या होगी, ये हमारा अब नाइदर एनर्जी नॉर पीरियोडिक सिग्नल नॉर पावर सिग्नल हो जाएगा। तो अगर ए टू द पावर एन यू एन है, ए की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो जैसे जैसे आप उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको क्या दिखेगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का दिखेगा सिग्नल। और n टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारा h ऑफ n है, अगर ये किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा किसके लिए, अगर मॉड ऑफ ए हमारा क्या है, लेस देन 1 है। और यही सिस्टम अनस्टेबल होगा किसके लिए, अगर हम क्या ले लें, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या ले लें, ग्रेटर देन 1 ले लें। तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की आप बात करें डिस्क्रीट के केस में, जैसे सपोज हमने ले लिया h ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n u ऑफ n। तो ये सिस्टम कैसा दिखा आपको, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आप इसका शेप अगर ड्रॉ करेंगे h ऑफ n का, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे h ऑफ n का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। तो ये सिस्टम हमारा इसलिए क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और इसको हम एब्सोल्युटली समेबल नहीं कह सकते, ठीक है। अगर यहीं पर होता है हमारा h ऑफ n इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n u ऑफ 2 माइनस n। अब देखिए जो कंडीशन होती है, जैसे आप कह रहे हैं a टू द पावर n u n, ये सिग्नल हमारा अनबाउंडेड है किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए। लेकिन अगर यही सिग्नल हमारा u ऑफ n की जगह हमारा u ऑफ माइनस n लिखा होता, देखिए आपको इस सब टाइप की चीजें ना थोड़ी खुद से रीजनिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप 10-15 मिनट टाइम निकालिए और एक बार सारे कंडीशंस को चेक कर लीजिए कि हम अगर n ग्रेटर देन 0 के लिए देखना चाहते हैं तो कौन सा सिस्टम हमारा, जो कौन सा सिग्नल होगा, कौन सा बाउंडेड होगा, कौन सा अनबाउंडेड होगा। जैसे एक बार थोड़ा सा अगर हम देख लें, यहां पर हमारे पास स्पेस है तो यहां हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर नॉन कॉजल का केस अगर हम देख रहे हैं, नॉन कॉजल के केस में कैसा सिस्टम हमारे पास, क्या सिग्नल गिवन होगा, a टू द पावर n u ऑफ माइनस n अगर दिखा, ठीक है। इसका मतलब हम a की वैल्यू 0 के पहले की वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक की वैल्यू हम n में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर a की वैल्यू n पुट करने वाले हैं, मतलब हम a की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, a की मैक्सिमम वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो सिग्नल है हमारा ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ रहा है। मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी यहां पर पावर पुट हो सकता है। अब आपको अगर किसी चीज का पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करना है तो ये टर्म हमारा कब तक फाइनाइट रहेगा, अगर हमारा ये टर्म अपने आप में 1 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 का पावर अगर आप माइनस में कुछ भी बात करते हैं, जैसे -2, तो 2 का पावर -2 का क्या मतलब है, 1/2 का पावर 2। तब तो ये चीज क्या होगी, आपको अगर आप वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हैं पावर, तो ये जो a होना चाहिए, ये a अपने आप में क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये जो चीज आएगी ये क्या होगी, बाउंडेड होगी। लेकिन कॉजल के केस में क्या था, जस्ट अपोजिट था। अगर कॉजल हमारा ऐसा सिग्नल था a टू द पावर n u n, तो वहां पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 से छोटी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ रीजनिंग आप करके देख लेना कि अगर हमारा सिग्नल है a टू द पावर n u ऑफ माइनस n, तो ये सिग्नल हमारा एब्सोल्युटली समेबल होगा किसके लिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन 1, तब तो ये सिग्नल हमारा एब्सोल्युटली समेबल होगा। और h ऑफ n से अगर हमारा ये h ऑफ n को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस केस में सिस्टम जो होगा हमारा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर मॉड ऑफ a की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो अब लेस देन 1 जैसे मान लीजिए कि ये a की वैल्यू अगर क्या होती, 1/2 होती, तो 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करते आप, 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1/2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर इन्फिनिटी, और ये चीज क्या हो जाती फिर, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर नॉन कॉजल है ये सिग्नल, तो उसके केस में अगर a की वैल्यू, a का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो अभी जैसे हम अब बात कर रहे हैं
इस सिग्नल को अगर देखें आप, h ऑफ n आपका गिवन है 5 टू द पावर n u ऑफ 2 माइनस n। ये कॉजल का केस था, a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये कौन सा केस है, u ऑफ माइनस n आपको लगा हुआ दिख रहा, मतलब ये कौन सा केस है, नॉन कॉजल का केस है। ये सिग्नल कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, u ऑफ 2 माइनस n माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक एग्जिस्ट करता है। मतलब आप n की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं, माइनस इंफिनिटी तक ले जाने वाले हैं। अगर हम यहां 5 का पावर माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर इसका शेप देखेंगे तो ये शेप जो होगा वो कैसा होगा, ये सिग्नल आपका यहां 2 तक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका शेप आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और फाइनली n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही आपको यह भी पता है कि अगर h ऑफ n हमारा इस फॉर्म का है a टू द पावर मॉड ऑफ n, आप जानते हैं इसके लिए अगर हमारा a मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो, अगर 1 से छोटा हो तब तो हमारा ये सिग्नल क्या होता है, a टू द पावर मॉड ऑफ n। उस केस में ये एक बाउंडेड सिग्नल होता है, जिसके लिए आपने एरिया और एनर्जी दोनों वैल्यूज देखी थी। इसके लिए आप एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया की वैल्यू आपने लिखी थी 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a, और इसके लिए एनर्जी आपने लिखा था कि हम इसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू होती है 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो अगर हमारे a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब तो हम इसका और एरिया और एनर्जी दोनों फाइंड कर सकते हैं, मतलब सिग्नल क्या होगा, एब्सोल्युटली समेबल होगा, और उस केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपने a की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर हमारा क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो उस केस में हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि उस केस में आप इसका समेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये चीजें अभी तक हमने इतना जो सिग्नल पीछे का पढ़ा है उन सब को लेकर के आपको रखना है, पूरे टाइम आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे ही आपको फंक्शन दिखा तो h ऑफ n ये देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये n टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। अगर हो जाएगी 0, इसका मतलब ये जो सिग्नल है हमारा जो इस h ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर 0 नहीं हो रही है वैल्यू तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो कुछ और केसेस हम देखते हैं और इसके बाद फिर हम अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, सिस्टम हमारा डिफाइंड है h ऑफ t इज इक्वल्स टू, या h ऑफ n की अगर हम बात करें, h ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 6 मॉड ऑफ n। ठीक है, तो अब अगर हम चाहें तो इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि h ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 6, इसका पावर क्या है हमारा, मॉड ऑफ n। इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, a टू द पावर मॉड ऑफ n से। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपको a की वैल्यू दिख रही है वो a की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस 6, जो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल होगा ये क्या होगा, एब्सोल्युटली समेबल होगा। इसके लिए हम एरिया और एनर्जी दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा सिस्टम होगा वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल आएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपको गिवन होता कि h ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2n, 2 मॉड ऑफ n, अगर ऐसा सिस्टम होता तो फिर से आप इसको लिख सकते थे e टू द पावर 2 इसका पावर मॉड ऑफ n। ठीक है, अब जो अगर आप इसको अब अगर इसको कंपेयर करते हैं आप a टू द पावर मॉड ऑफ n से, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, e स्क्वायर, और इस e स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर a टू द पावर मॉड ऑफ n सिग्नल आपको लेना है, स्टेबल अगर होना चाहिए, तो ये एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली समेबल तभी आता जब इस a की वैल्यू क्या होती, 1 से छोटी होती। लेकिन ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस केस में जो हमारा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात की। सभी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर कहीं एक आध कोई आपको लग भी रहा है, वैसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम और कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे। तो अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन देख ली है, स्टैटिक, डायनामिक, उसके बाद कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, फिर हमने देखा LTI सिस्टम्स देखे हमने, और उसके बाद हमने फिर स्टेबिलिटी की बात कर ली, स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम्स देख लिए, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल देख लिया। एक और क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, दैट इज फीडबैक एंड नॉन फीडबैक सिस्टम्स।
देखिए जब भी फीडबैक की बात हो रही है मतलब हम कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में इन्हीं को हम फीडबैक नॉन फीडबैक सिस्टम नहीं कहेंगे, उसी को हम किस नाम से पढ़ते हैं, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। तो फीडबैक हमारा सिर्फ हम वर्ड जो यूज करते हैं वो किसके केस में करते हैं, कंटिन्यूअस टाइम के केस में यूज करते हैं। तो फीडबैक सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम, फीडबैक सिस्टम्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो फॉर अ फीडबैक सिस्टम और फॉर अ सिस्टम हैविंग फीडबैक कैसे पहचान सकते हैं आप कि इसके केस में जो प्रेजेंट आउटपुट होगा, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स एंड पास्ट आउटपुट। ये जो टर्म है ये मेनली बता रहा है अगर किसी सिस्टम का आउटपुट किस पे डिपेंड करे, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स के साथ साथ और किस पे डिपेंड करे, प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड करे, पास्ट आउटपुट्स पर भी डिपेंड करे, तो इसका मतलब उस सिस्टम में कहीं ना कहीं फीडबैक लगा है जिससे आउटपुट का कुछ पोर्शन हम वापस उसको फीड कर रहे हैं, किसके साथ, इनपुट के साथ। इनपुट के साथ फीड किया जा रहा है आउटपुट का पोर्शन, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, फीडबैक सिस्टम होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझिए, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका कि अगर आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है कि आउटपुट की डिपेंडेंसी पास्ट आउटपुट पर भी है तो वो सिस्टम हमारा फीडबैक सिस्टम होगा। दूसरी चीज, जो भी हमारे डिफरेंशिएटर्स या इंटीग्रेटर्स होते हैं, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर्स एट एनी टाइम t depends on past values। मतलब जितने भी आपको डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर्स के टर्म्स दिखते हैं उनमें इनिशियल कंडीशंस इंक्लूडेड होती है, वो क्या करती है, पास्ट वैल्यूज को इंक्लूड करती है। तो इसलिए जहां पर भी आपको अगर कोई फीडबैक सिस्टम होगा तो उसमें आपको किसके टर्म्स दिखेंगे, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर्स के आपको टर्म्स दिखेंगे। तो अगर डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर का टर्म दिख रहा है आपको तो देखकर ही समझ जाना है कि ये जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम है। तो मतलब आप इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि जो आउटपुट होगा एक फीडबैक सिस्टम का आउटपुट yt, वो किस किस का फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है प्रेजेंट इनपुट का, हमने लिखा x ऑफ t, या फिर अगर हमने लिख दिया d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, या फिर अगर हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t dt। तो ये सभी चीजें, ये हमारा कौन सा इनपुट है, इट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट इनपुट। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हमारा फीडबैक सिस्टम है तो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, पास्ट आउटपुट्स पर भी डिपेंड करना चाहिए। तो यहां और किस किस का फंक्शन होगा, ये डी बाई डी टी ऑफ वाई टी या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी डी टी। इसके भी आपको क्या दिखेंगे, ये टर्म्स भी दिखेंगे आपको। जो हमारा सिस्टम का आउटपुट होगा वो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पर डिपेंड करेगा और ये वैल्यूज क्या है, पास्ट आउटपुट्स को आइडेंटिफाई, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो हमारे फीडबैक सिस्टम्स होंगे उनमें हमारा जो आउटपुट होगा प्रेजेंट आउटपुट, वो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक सिस्टम ले लिया, अगर हमारे पास ये कोई सिस्टम है, सपोज हमने ऐसा शो कर दिया, मल्टीप्लायर है ये कोई, ये हमारा आउटपुट है yt। यहां से अगर सपोज हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x ऑफ t, ये भी हमारा एक मल्टीप्लायर है 3। एक जैसा शेप ले लेते हैं हम मल्टीप्लायर का, तो इस टाइप का आपको ये शेप दिख रहा है, ठीक है। यहां ये वैल्यू पॉजिटिव और ये साइन नेगेटिव। तो अब अगर आप इस सिस्टम का आउटपुट देखें, ये y ऑफ t है, 2 से मल्टीप्लाई होकर यहां क्या वैल्यू आएगी, 2y ऑफ t। यहां से x ऑफ t आया, यहां क्या वैल्यू है 3x ऑफ t। मतलब यहां जो इनपुट में ओवरऑल ये जो इंटीग्रेटर में इनपुट आ रहा है हमारा, वो क्या इनपुट आ रहा है, 3x ऑफ t प्लस 2y ऑफ t। तो अगर आप इस आउटपुट yt की वैल्यू को देखेंगे तो y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 3x ऑफ t प्लस 2y ऑफ t dt, that is equals to integration 3 into integration x of t dt plus 2 into integration y of t dt।
तो अब ये जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, देखिए ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? 3x ऑफ t पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, और ये क्या है हमारे पास्ट वैल्यूज ऑफ आउटपुट। ये हमारा अभी का आउटपुट है, ये हमारा प्रेजेंट आउटपुट है, ये हमारा पास्ट इनपुट है, ये क्या है पास्ट इनपुट, और ये क्या हमारा पास्ट आउटपुट है। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम्स में प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट्स के साथ साथ किस पे डिपेंड करना चाहिए? पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करना चाहिए। तभी आप कहेंगे फीडबैक है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन हम वापस लाकर फीड कर रहे हैं। अगर हमें अभी का आउटपुट देखना है तो अभी से जस्ट पहले जो आउटपुट था वो भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम्स को आप क्या बोलेंगे? फीडबैक सिस्टम्स। अगर कोई सिस्टम विदाउट फीडबैक है तो उसमें क्या होगा? अगर कोई सिस्टम हमारा विदाउट फीडबैक सिस्टम है, नॉन फीडबैक सिस्टम्स, इसके केस में जो प्रेजेंट आउटपुट होगा, इसके केस में हमारा प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स। बस यहां पर इनपुट्स की बात होगी, आउटपुट पर डिपेंडेंसी आउटपुट की नहीं होगी। प्रीवियस आउटपुट्स को देखने की आपको जरूरत नहीं है। इनके केसेस में क्या होगा? नो डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर टर्म्स। अगर कोई सिस्टम फीडबैक सिस्टम नहीं है तो उसके केस में आपको डिफरेंशिएटर का टर्म, डिफरेंशिएशन की वैल्यू इनपुट या आउटपुट के, या फिर इंटीग्रेशन की वैल्यूज ये आपको नहीं मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम्स को आप क्या कहेंगे? ये हमारे नॉन फीडबैक सिस्टम्स है। चलिए, अब यही चीज अगर हम डिस्क्रीट के केस में बात करें तो कंटिन्यूअस के केस में आप नाम देते हैं फीडबैक एंड नॉन फीडबैक। यही चीज सेम अगर हम डिस्क्रीट के केस में डिफाइन करते हैं तो फिर हम इनको नाम देते हैं रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है यहां भी, बस आप वर्ड फीडबैक यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर भी जो रिकर्सिव सिस्टम्स होंगे, ये रिकर्सिव सिस्टम्स में क्या होगा? जो प्रेजेंट आउटपुट्स होंगे, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन पास्ट आउटपुट एंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करना चाहिए? पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स। प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स के साथ पर तो डिपेंडेंसी होनी ही चाहिए, लेकिन और किस पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए? पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पास्ट इनपुट वहां पर डिफरेंशिएशन का टर्म आपको दिखता था, यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? y ऑफ n y ऑफ n माइनस 2। मतलब अगर यहां पर आप आउटपुट देखें y ऑफ n, तो ये y ऑफ n जो होगा ये फंक्शन होगा किस किस का? x ऑफ n दिख सकता है आपको, x ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n माइनस 2, इस टाइप की चीजें दिख सकती हैं आपको, या y ऑफ n माइनस 1, y ऑफ n माइनस 2, ये चीजें दिख सकती हैं आपको। मतलब अगर हमने इसको देखा, ये हमारा क्या बता रहा है? प्रेजेंट इनपुट बता रहा है। ये क्या बता रही है? ये चीजें क्या हैं? पास्ट इनपुट्स हैं। और ये जो टर्म्स हैं ये क्या हमारे? पास्ट आउटपुट्स हैं। तो अगर हमारा कोई रिकर्सिव सिस्टम होगा तो रिकर्सिव सिस्टम के केस में प्रेजेंट आउटपुट फिर से जैसे फीडबैक के केस में होता है, प्रेजेंट इनपुट पास्ट इनपुट्स पर तो डिपेंड करेगा ही, पास्ट आउटपुट्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज जो हम IIR फिल्टर लेते हैं। IIR फिल्टर्स जो होते हैं मतलब इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर, जिनके इंपल्स रिस्पांस की जो लेंथ होती है, इंपल्स रिस्पांस कहां से कहां तक है एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो लेंथ होती है वो क्या होती है? अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन में अगर हमारा इंपल्स रिस्पांस एग्जिस्ट करता है तो उसके केस में आप देखेंगे कि जो सिस्टम होगा उसका h ऑफ n जो आएगा हमारा वो क्या होगा? मतलब आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड करेगा। तो वो सिस्टम्स क्या होते हैं? रिकर्सिव सिस्टम्स होते हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम? रिकर्सिव की बात कर रहे हैं। फिर से नॉन रिकर्सिव के केस में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बस जैसा हमारा नॉन फीडबैक सिस्टम वैसे ही हमारे नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। तो नॉन रिकर्सिव के केस में जो प्रेजेंट आउटपुट होगा, ये प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपका कोई नॉन रिकर्सिव सिस्टम, अगर आपका कोई रिकर्सिव सिस्टम है या फीडबैक सिस्टम है,
तो अगर हम बात करें रिकर्सिव या फिर विथ फीडबैक सिस्टम की, तो इसमें आपको एटलीस्ट 2 बार y के टर्म्स दिखने चाहिए। 2 y के कितने टर्म्स दिखने चाहिए? 2। इक्वेशन में जब भी आप देखेंगे आउटपुट इनपुट इक्वेशन, तो क्योंकि हमारा प्रेजेंट आउटपुट एक और किस पे डिपेंड कर रहा होगा? प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड कर रहा होगा। तो एक प्रेजेंट आउटपुट के लिए y का टर्म दिखेगा और एक हमारा प्रीवियस आउटपुट के लिए भी y का टर्म दिखेगा। तो एटलीस्ट आपको 2 टर्म्स दिखने चाहिए, किसके? y वाले 2 टर्म्स दिखने चाहिए। और यही अगर हमारा सिस्टम कैसा होता? नॉन रिकर्सिव होता, तो नॉन रिकर्सिव के केस में या फिर विदाउट फीडबैक के केस में, विदाउट फीडबैक यहां पर हमारा क्या होता? y का एक ही टर्म दिखता आपको, ठीक है। इसके केस में आपको y का एक ही टर्म दिखेगा, दूसरे टर्म्स नहीं दिखेंगे। तो फिर से जैसे रिकर्सिव सिस्टम के लिए एग्जांपल है हमारे IIR फिल्टर्स, वैसे ही नॉन रिकर्सिव सिस्टम का एग्जांपल क्या है? FIR फिल्टर। नॉन रिकर्सिव के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर्स जो आते हैं, इनका जो रिस्पांस होता है, प्रेजेंट रिस्पांस, वो सिर्फ डिपेंड करता है प्रीवियस इनपुट एंड प्रेजेंट इनपुट पर, प्रीवियस आउटपुट्स पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। आगे हम देखेंगे जब हम फिल्टर टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो सिस्टम्स हैं ये कैसे हैं? विदाउट फीडबैक, या लेकिन डिस्क्रीट के केस में उनको क्या बोलेंगे? नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स कहेंगे, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स होंगे उनके थ्रू ही हम इन सिस्टम्स को भी देखेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो अभी आपका ये जो थ्योरी का पोर्शन था, जो सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स, ये हमने इसको कोशिश की कि हम इसको जितना डिटेल में हो सके यहां पर कर सकें कवर। तो यहां हमने की है, जो भी आपकी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं जो माइंड में, वो आप देखेंगे, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे और आपका कॉन्सेप्ट खुद ही और भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद हम यहां पर वर्कबुक सॉल्व करेंगे।